डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है। ठीक है ना, स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिनको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, और बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह एटमॉस्फेयर में है जो हमको डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है। तो अब हम आज डिस्कस करने इस बात पे जा रहे हैं कि जैसे किसी भी सामान को हमको पहले समझिए कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरलाइजेशन क्या होता है। तो डिसइंफेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को इन्फेक्शन से रहित करना। ठीक है ना, उसको कोई भी वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पहले उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। जैसे मानते हैं कि डिसइंफेक्शन एजेंट क्या है, स्प्रिट, सेवलॉन, डिटॉल, बीटाडिन। यह जो है यह क्या करता है, कोई भी चीज को डिसइंफेक्ट मतलब कि वहां से अगर इन्फेक्शन है तो उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। तो एंटीसेप्टिक जितना भी है, एंटीसेप्टिक बोलते हैं इसको। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटी प्लस सेप्टिक। सेप्टिक मतलब कि बीमारी पैदा करना, सेप्सिस टॉक्सिन पैदा करना, डिजीज पैदा करना, और जो बैक्टीरिया को फैलने से रोके, जो ग्रोथ करने से रोके, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब हमारा मेन फोकस जो है, आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ जनरल जो सामान के बारे में हम देखेंगे, और स्टेरलाइजेशन क्या होता है उस प्रक्रिया को समझेंगे। स्टेरलाइजेशन किस मेथड से, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए या फिर ड्रेसिंग के लिए या फिर कोई लैब में या फिर किसी भी चीज के लिए जो हॉस्पिटल में यूज होता है, उसके लिए हम स्टेरलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं उस तरह के उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यह जो है इसका जो इसको क्या बोलते हैं, किडनी ट्रे। क्या है, किडनी ट्रे। किडनी ट्रे जो क्या होता है, कहीं से भी सपोर्ट करके, जैसे यहाँ से किसी को घाव का ड्रेसिंग करना है, किसी को वुंड साफ करना है, तो यहाँ से आराम से यहाँ पे चिपक जाता है और वहां से हम लोग उसको ड्रेसिंग करके ये ड्रेसिंग किट इसमें रख सकते हैं। चाहे जो भी कुछ रिमूवल हुआ है ऑर्गेन्स या फिर कोई भी ड्रेसिंग के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है उसको हम यहाँ से रख के उसको हम फेंक सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किडनी ट्रे हो गया। अब आप समझिए, एक एक करके हम एक दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताएंगे। यह जो है इसको बोलते हैं स्पंज होल्डर। क्या है, स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का काम क्या है, इसका नाम है, ये स्पंज है, कॉटन है। कोई भी ड्रेसिंग या घाव की सफाई करने के लिए या फिर वहां से साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पंज होल्डर में होल्ड करेंगे। स्पंज को होल्ड करके इसको हम लोग, और किसी भी घाव को हम लोग साफ करेंगे तो यह याद रखना है कि सेंटर टू पेरीफेरी करना है। क्या करना है, सेंटर टू पेरीफेरी। इन्फेक्शन क्लीन के लिए जैसे हम लोग एंटीसेप्टिक मिलाए यहाँ पे, जैसे हमारा सेवलॉन है, इसमें सेवलॉन लगा हुआ है, तो सेवलॉन अगर हमको इस सेंटर से स्टार्ट करना है ड्रेसिंग के लिए और वहां के वुंड को साफ करना है, घाव को साफ करना है, तो सेंटर टू पेरीफेरी यानी क्लॉक वाइज ऐसे आगे बढ़ना जाना है। क्योंकि यहाँ पे हम इसको रखे तो यहाँ का बैक्टीरिया खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके चारों तरफ के बैक्टीरिया को डिजोल्व कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या है कि इधर का बैक्टीरिया इधर आ रहा है, इधर का बैक्टीरिया इधर आ रहा है, इस पे हजारों बैक्टीरिया है, तो इधर का बैक्टीरिया इधर आ रहा है, इधर का बैक्टीरिया इधर आ रहा है, तो इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे। सेंटर टू पेरीफेरी हम किसी भी चीज को ड्रेसिंग के लिए बीटाडिन लगाएं या सेवलॉन लगाएं, ऐसे करके और उसके वजह से उसको डस्टबिन में डिजोल्व कर देंगे, फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। आज ही आप लोग समझे कि किसी का भी ड्रेसिंग करना है तो सेंटर टू पेरीफेरी करना है, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या करता है लोग, इस तरह नहीं करना है, यह जो नहीं जानता है वो करता है। आप इधर का बैक्टीरिया क्लीन कर रहे हैं, फिर उधर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ला रहे हैं, इधर से क्लीन कर रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, तो यह चीज नहीं होना चाहिए। तो यह स्पंज होल्डर हो गया, यह किडनी ट्रे हो गया। अब देखिए सीजर दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट सीजर, कर्व सीजर, बहुत तरह का सीजर होता है। तो यहाँ पे सीजर जो, इससे हम लोग कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑर्गेन्स या कोई भी टिश्यू को हम लोग कटिंग करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए जो ऑपरेशन में जो इस्तेमाल किया जाता है, यह कर्व सीजर है। कर्व सीजर है, स्ट्रेट सीजर होता है। तो सीजर इसको बोलते हैं जो कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सीजर हो गया। यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं नीडल होल्डर, जो स्टिच देने के लिए, किसी पेशेंट को हमको स्टिच देना है। अब स्टिच में भी हम लोग सूचर जो इस्तेमाल करेंगे, या कर्व सूचर है, स्ट्रेट सूचर है, हर ऑर्गेन्स का अलग अलग पतला मोटा ऐसे करके नंबरिंग से होता है। तो हम किसी भी चीज को स्टिच देने के लिए हम कर रहे हैं, तो नीडल होल्डर नाम है, नीडल को होल्ड करने के लिए, कि ताकि ऐसे वैसे क्या होता है कि इधर उधर भागे नहीं, इसको हम लोग इसको लॉक करेंगे। और किसी को भी स्टिच देना है तो आराम से हम इसको स्टिच के लिए हम ऐसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्टिच देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको नाम है नीडल होल्डर, ठीक है। अब नीडल होल्डर हो गया। इसका नाम क्या है? टूथ फोर्सेप्स। क्या है इसका नाम है टूथ फोर्सेप्स। इससे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज पकड़ना है और वहां से उसको रिमूव करना है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है या डेड टिश्यू है या डेड कुछ भी ऐसा है, तो वहां से उसको रिमूव करना है। तो उसको हम लोग होल्ड करने के लिए या फिर स्टिचिंग देने के लिए भी हम स्किन को, जो अगर हम स्टिच दे रहे हैं तो स्किन को हमको देखने के लिए हमने। और यह जो है यह आर्टरी फोर्सेप्स है। क्या है? ये आर्टरी फोर्सेप्स भी दो तरह के होते हैं, कर्व और स्ट्रेट। आर्टरी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आर्टरी से ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है। तो कभी भी कोई अगर हम यहाँ पे घाव का ड्रेसिंग कर रहे हैं या भी कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई आर्टरी कटता है या कोई वेन कटता है तो उसका फोर्स ज्यादा होता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जहां वेन्स हो चाहे आर्टरी हो, उसको होल्ड करने के लिए हम उसको दाब देते हैं धीरे से। ऐसे मानते हैं या वेन है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको पकड़ के हम वहां पे होल्ड करके दाब देंगे तो वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। इसका स्टेट आर्टरी फोर्सेप्स नाम है। अब इसका जो नाम क्या है? एलिस फोर्सेप्स। इसका नाम क्या है? एलिस फोर्सेप्स। इसको हम लोग कोई भी ऑपरेशन के समय कोई भी चीज को होल्ड करने के लिए, स्किन के लेयर को उठाने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए, ऐसे जैसे दो पार्ट में होल्ड करना है तो इसका हम लोग एलिस फोर्सेप्स का ऐसे काम करते हैं। तो इसका नाम हो गया एलिस फोर्सेप्स। ये हो गया यूट्राइन आर्टरी फोर्सेप्स। इसको यूट्राइन फोर्सेप्स भी बोलते हैं। इस यूट्रस को क्लैंपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और है सामान यहाँ पे। यह जो है वेजाइनल स्कैपुलम है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेजाइना में लगाकर, और सर्विक्स को देखना है तो सर्विक्स को देखने के लिए इसको हम लोग ऐसे उठाते हैं, जिससे हम सर्विक्स को अच्छा से देख पाते हैं। अगर उसमें कोई नॉर्मलिटी है या फिर कोई डायलेशन हो गया, जो भी चीज़ देखना है इसको हम लोग अच्छी तरफ से देख सकते हैं। तो वेजाइनल स्कैपुलम हो गया एक। और ये क्या है? सर्विक्स होल्डर है। यही यूट्रस वेजाइना में लगाकर सर्विक्स को देखना रहता है, तो ऐसे करके हम लोग इसको होल्ड करते हैं। डीएनसी वगैरह में इसका यूज किया जाता है या डिलीवरी में देखने के लिए। अब इसको भी लगा के हम लोग ऐसे डायलेट करके कर सकते हैं। तो यह आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़िएगा तो थोड़ा जानकारी होगा उसमें। अब इसमें जो है और सब भी कुछ है। जीबी क्लैंप है इसका नाम। यह है सर्विक्स होल्डर है, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। अब देख लीजिए, जब सर्विक्स हमको जहाँ दिखाई दे रहा है, सर्विक्स को पकड़ के ऐसे हमको होल्ड करने के लिए सर्विक्स है। चीटर है। कोई भी स्टरलाइज के लिए हम अगर ड्रेसिंग किट वगैरह निकालना ही रहता है, एंटीसेप्टिक में डुबा रहता है, तो उससे निकालने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब सामान है। इसका नाम क्या है? ड्रम। क्या है? ड्रम है। ड्रम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्टरलाइज करना है तो इसमें हम लोग रख देंगे ड्रम में। और ड्रम में रख के हम लोग क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे, उसको डिसइंफेक्शन करना है। अब ड्रम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ही रहता है, इसको खोल देंगे और यहाँ से वेपर जाता है। 1 घंटा ऑटोक्लेव में डालते हैं तो स्टीम जाता है, और स्टीम के चलते जितना भी भीतर का जो पार्टिकल है उसमें जो जर्म है वह जर्म मर जाता है। बैक्टीरिया जो ग्रोथ, जो भी बैक्टीरिया है वह डेड हो जाता है। और फिर हम लोग उसको निकालने के बाद तुरंत क्या करते हैं, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। क्योंकि अगर हम स्टरलाइज करके फिर हम रख देंगे खुला में, छूट इसे रख देंगे, तो फिर बाहर से एटमॉस्फेयर में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह क्या करेगा, इसमें इन कर जाएगा जाली के व्यू से। इसलिए इसको तुरंत हम लोग लॉक करते हैं और फिर इसको रख देते हैं। और जब भी हम ऑपरेशन में या कोई भी स्टरलाइज चीज को छूना है तो हम किसी भी हाथ से नहीं छुएंगे, पहले हैंड वॉश करेंगे और ग्लव्स, स्टरलाइज ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद ही उसको टच करेंगे। अगर ओटी में और लोग भी है तो कोई भी जाके कोई चीज नहीं छूना है। कोई मांग रहा है तो उसका प्रोसीजर होता है, देने का तरीका होता है, उस तरीका से ही देना है। कोई भी चीज पे हाथ नहीं लगाना है, ये सब चीज में रखना है। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जर्म फ्री करते हैं, कीटाणु रहित करते हैं। कीटाणु रहित करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है। तो हम लोग जो ऑटोक्लेविंग में आज सामान्यतः ऑपरेशन में जो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, उसमें हम लोग वेपर से स्टीम देखते हैं ना, स्टीम में उंगली जाता है तो उंगली जल जाता है। तो बाहर में हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाखों, इसमें बहुत तरह का। अब इसको हमको पेट का सर्जरी करना है, एब्डोमिनल सर्जरी, अगर यहाँ पे हम कट करते हैं और बिना स्टरलाइज के इसको लगाते हैं तो इसका जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह कहाँ चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। हमने ऑपरेशन किया और वहां पे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है यह जाके वहां पे डिजीज कॉज करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा, जिससे खाओ में पस हो जाएगा या बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।
तो इसलिए उसको स्टरलाइज किया जाता है कि जो भी हम ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं भीतर जो है वह सब ऑर्गेन्स जो है वह पहले से डिसइंफेक्टेड नहीं है, लेकिन बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल जाएगा, अगर वह स्टेरलाइज नहीं है तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और इन्फेक्शन कॉज करेगा तो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप होने का चांस होता है। ऐसे हम किसी चीज का इलाज कर रहे हैं और दूसरा चीज हमको हो गया, हम गए जीबी का ऑपरेशन कराने, यूट्रस का ऑपरेशन कराने, और उससे हमको दूसरा इन्फेक्शन लग गया, हमको खांसी हुआ और खांसी के चलते और भी दूसरा इन्फेक्शन लग गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो तो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक का ऑपरेशन में यूज करते हैं। यूज एंटीबायोटिक में ऑपरेशन में एंटीबायोटिक का यूज इसलिए करते हैं कि कोई भी हमको सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप नहीं हो। और एंटीबायोटिक यूज से घाव नहीं छूटता है, जो आजकल बोलता है लोग कि खूब हार्ड एंटीबायोटिक चलाएंगे तो घाव डिजोल्व हो जाएगा। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग अपने आप नेचुरल तरीके से होता है, सेल अपने आप बनेगा, सेल को बनाने के लिए कोई दवा नहीं है, वह अपने आप उसके पास एक ऐसा गुण है कि वह ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है, कोई दवा भी नहीं देंगे तभी रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उस ऑपरेशन के अगल बगल में पस या किसी भी चीज के चलते दूसरा इन्फेक्शन नहीं लगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंस करने के लिए केवल एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो अब स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमको चीज स्टरलाइज करना है, जैसे हमको सीजर करना है, ये सब करना है, ऑपरेशन का गॉज करना है, फिर कॉटन करना है, या फिर क्लॉथ करना है, फिर टेट्रा करना है, उस सबको हम लोग इस ड्रम में रख के और हम लोग 1 घंटा सवा घंटा, हर का अलग है कि कॉटन को 30 मिनट, स्टील वाला जो सामान है उसको 1 घंटा सवा घंटा, हाँ कॉटन को 20 मिनट 15 मिनट, उसको हम लोग उसमें हीट देके, उसमें हीट होता है। और वो आप ऑटोक्लेव के बारे में वहाँ पे ले जाइए, थोड़ा सा ऑटोक्लेव को दिखाइए। ऑटोक्लेव में रख उसमें हम लोग क्या करेंगे, सामान को 1 घंटा तक स्टरलाइज करेंगे, ड्रम में रख के। स्टरलाइज करने के बाद जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर उस ड्रम को लॉक करके और हम लोग कहाँ ले जाके रख देंगे, जहाँ पे हमको उसका जरूरत है, ओटी में या फिर और जगह भी हम लोग रख लेंगे। तो